नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से टुकड़े-टुकड़े इंडिया जुड़ने का प्रयास करते-करते बार-बार टूट जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़ेंगे ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। तो अभी वीरेंद्र नाथ जी जुड़ गए हैं। ओंकार जी जुड़ने वाले हैं, तो हम वीरेंद्र नाथ जी से ही चर्चा आरंभ कर देते हैं कि वीरेंद्र नाथ जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है मुंबई में टुकड़े-टुकड़े इंडिया वाला, जी इसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी घोषित कर दी गई है, जी लेकिन कन्वीनर कोई नहीं है। आपने ऐसी कमेटी आज तक कोई देखी है? जी, कल भी हम एक चर्चा में थे और आज भी कई जगह गया तो अब सब जगह तीन ही बातों की प्रतीक्षा हो रही है कि एक कन्वीनर हो और एक इसका एजेंडा हो और एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या कोई कमेटी बनेगी, कुछ होगा। तो आज इन्होंने सोशल मीडिया पे वर्किंग ग्रुप बन गए, कई वर्किंग ग्रुप बने हैं और एक वर्किंग ग्रुप पे यूपी के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी हैं, आलोक रंजन जी, जो अखिलेश यादव के समय चीफ सेक्रेटरी थे। लेकिन जो असली चीज है सीट शेयरिंग और इनका कन्वीनर, वो नहीं आया। और एक नई बात और आ रही है कि इंडिया का एक लोगो होगा। तो क्या इंडिया के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट 28 पार्टियां हैं, क्या वो उस लोगो पे चुनाव लड़ेंगी? क्या वो इलेक्शन सिंबल होगा या हर पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी? तो इससे भी थोड़ा भ्रम फैल रहा है। तो और दूसरी बात ये हुई कि इससे पहले कि इनकी मीटिंग हो पाती, और इनकी मीटिंग जो है कल बड़े कंफर्ट जोन में थी। दे वर वेरी रिलीव्ड और बहुत ज्यादा जो है बड़बोली बातें हो रही थी। लेकिन कल ही शाम को मोदी जी ने ही थ्रू कैट अमंग द पिजन्स, जो उन्होंने एक कमेटी अनाउंस कर दी, वन वन नेशन वन इलेक्शन, और वो कमेटी का नोटिफिकेशन भी हो गया। और उसमें कन्वीनर उसके राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी उसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके मेंबर्स कौन होंगे और उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, वो कब तक अपनी रिपोर्ट देगी, इसके बारे में कुछ नहीं है। तो एक तरीके से ये साफ लगता है कि सरकार का प्लान भी एक तैयार था इस मीटिंग को लेकर के, और सरकार ने रायता ठीक से आज फैला दिया। तो आज के उनके दिन भर की जो जो डेलिब्रेशन थे, जो उनका एजेंडा था, वो एकदम बदल गया। वो सारे के सारे बड़े भयग्रस्त हो गए कि यार हम तो यहाँ पार्लियामेंट के लिए आए थे, यहाँ तो असेंबली भी चुनाव आ गया। और कल तो कुछ टीवी चैनलों ने ये भी तक कह दिया कि शायद यूपी और पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव भी एडवांस हो सकते हैं। तो जबकि यहाँ का चुनाव ड्यू है 27 में, और वो भी 27 के मार्च में। तो ये जिस तरीके से जो भ्रम पैदा हुआ है, और जो यूफोरिया बॉम्बे की, हालांकि पटना और बेंगलोर में कोई यूफोरिया जनरेट नहीं हुआ, तो जो कुछ यूफोरिया जनरेट करने की कोशिश की थी, उस पर घड़ों पानी डाल दिया सरकार ने। थोड़ा कल डाला, बाकी आज डाल दिया। तो ये एकदम से नेशनल डिस्कोर्स में थोड़ा चढ़ने का जो प्रयास कर रहा था इंडिया, और लड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत टाइप को नारा भी बनाया इन्होंने, तो वो सब एकदम से हवा हवाई हो गया। तो और मेरा मानना है कि सितंबर 1 आज है इलेक्शन। दीपावली के बाद नवंबर के सेकेंड वीक में देश पूरी तरीके से इलेक्शन मूड में प्लंज कर जाएगा, डूब जाएगा। और अब 4 महीने का समय बचा है। अभी 4 महीने में नेता नहीं चुनेंगे, 4 महीने में सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो वही कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ये तो अढ़ाई कोस के पहले ही डगमगा गए। वो समझ ही नहीं आता इनका क्या होगा। ओंकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ओंकार जी। आप दोनों को भी नमस्कार और सभी हम दर्शकों को यही भी चर्चा नमस्कार। कर रहे थे कि ये जो टुकड़े-टुकड़े इंडिया वाले हैं, वो जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत में टुकड़े-टुकड़े ही रहा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी जिसका कोई कन्वीनर नहीं है। बात हो रही थी लोगों की, कोई लोगो नहीं जारी हुआ। बात हो रही थी एक नारे की, कोई नारा नहीं जारी हुआ। बात हो रही थी सीट शेयरिंग की, कोई सीट शेयरिंग जारी नहीं हुई। बात हो रही थी प्रधानमंत्री के चेहरे की, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मिला। तो ये पूरी कवायद, ये पूरी कसरत की किस लिए गए? संजय जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। दूसरी बात ये है कि आप ये समझने की कोशिश करो कि कृपा कहाँ अटकी हुई है। जब से राहुल गांधी की वो 2 साल की सजा स्टे हुई है, तब से कांग्रेस की भी और राहुल गांधी की भी
महत्वाकांक्षाएं फिर से 7वें आसमान पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही बयान दे दिया हो जी हम प्रधानमंत्री पद को लेकर के एडामेंट नहीं है, भले ही राहुल गांधी ने भी कह दिया हो, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? जो ममता बनर्जी हैं, जो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं जिनको गलतफहमियां हैं, जो नीतीश बाबू हैं जो संयोजक बनने के लिए पटना में भी बाट जोह रहे थे, बेंगलुरु में तो उनके साथ कांड हो गया, सड़कों पर उनके खिलाफ ही पोस्टर लगे मिले और वो इतने नाराज थे उन पोस्टरों को देख करके कि जब सिद्धारमैया दरवाजे पर मिले उनको रिसीव करने के लिए तो बड़े अनमने भाव से बस 3 उंगलियों से हाथ मिलाते हुए आगे निकल गए, वो उनको रोकते रह गए, लेकिन पुष्पगुच्छ भी उनका स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद पता लगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो नीतीश और लालू निकल गए, उनको लगा कि बहुत बेइज्जती हो रही है। पहले कहा गया था कि बेंगलुरु में तय कर देंगे संयोजक, मतलब संकेत थे कि नीतीश बाबू को, क्योंकि इनिशिएट तो वही कर रहे थे शुरू में, नगरी नगरी द्वारे द्वारे तो वही पहुंच रहे थे, हर जगह जाकर के लोगों को कन्विंस तो वही कर रहे थे कि सब कम से कम बैठ करके इकट्ठे चर्चा तो कर लो। तो नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षाएं थी, लालू का कुनबा चाहता था कि ये निकले किसी तरीके से पटना से, ये दिल्ली जाए तो हमारे ललवा के लिए जो है मुख्यमंत्री पद जो है वो उसका दरवाजा खुल जाए। नीतीश को तो कांग्रेस ने भी ठेंगा दिखाया और मुझे लगता है कि बाकी दल भी उनके नाम पर सहमत नहीं थे। ये एक दूसरे के नाम पर कोई भी सहमत हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी ईगो, इनके अहंकार, जो प्रधानमंत्री कहते हैं इनके बारे में घमंडिया, तो वो कोई ऐसे ही नहीं कहते हैं, मतलब वो केवल चुस्की लेने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। जो कुल मिलाकर के अब तक के अनुभव हैं, अब आप अंदाजा लगाइए, 9 साल 9.5 साल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है, लेकिन जरा इनके मिजाज देखिए, इनकी हैकड़ी देखिए, इनके बात करने का तरीका देखिए। वो जो कहते हैं कि सब रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं जले, या वो हाल इनका आज भी है। एकमात्र उदाहरण मैं देकर के आपको समझाता हूं। बिना बुलाए कपिल सिब्बल पहुंच गए सम्मेलन में और उसके बाद जो उनकी दुर्गति हुई, और वो दुर्गति करने वाले कौन थे? केसी वेणुगोपाल। वो तुरंत उद्धव ठाकरे के पास गए कि ये कैसे आ गए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा है और जो इनके बहुत सारे दुखों में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ता रहा है, मतलब अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने कांग्रेस को समर्पित किया है, गांधी नेहरू परिवार को समर्पित किया है, उनकी उपस्थिति मात्र से ये लोग कितने असहज हो सकते हैं, या इनका जो अहंकार है उसको किस तरीके से चोट लग सकती है, इस प्रकरण से आप समझिए। उद्धव ठाकरे चूंकि वहां के कर्ता धर्ता थे इस पूरे समिट के, सम्मेलन के, बैठक के, उन्होंने कहा कि ये ऐसा मसला नहीं है कि इसको तूल दिया जाए, क्योंकि कपिल सिब्बल को तो ये गलतफहमी है ना कि मैं उद्धव ठाकरे के भी केस लड़ता रहा हूं, मैं और कई नेताओं के भी केस लड़ता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, तो भले ही मुझे ना बुलाया गया हो या बुलाया भी गया हो, किसी को बताया ना गया हो कि उनको भी बुलाया है, तो मेरे वहां पहुंचने में और वहां जाकर के बैठने में किसको आपत्ति हो सकती है? लेकिन उनकी ही पूर्व पार्टी के नेताओं को आपत्ति हो गई। वो तो बाद में बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये बैठते भी हैं, आए भी हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सुनते ये हैं कि अभी भी 2-3 केस ऐसे हैं जिनमें ये गांधी, सोनिया गांधी परिवार की तरफ से अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी इनके मामले देख रहे हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है संजय जी कि जितनी ये आप या इनके समर्थक उम्मीद लगा रहे थे कि साहब जो एक हवा बनाने की कोशिश की गई थी, और ये हमेशा होता है, ये जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है जिसमें वो इकोसिस्टम वाले और लुटियन जोन के जो इनके बड़े भारी शुभचिंतक हैं,
वो हर मीटिंग से पहले एक हाइप क्रिएट करते हैं। साहब ये हो जाएगा, साहब वो हो जाएगा, संयोजक तय हो जाएगा, सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा, एक लोगो भी आ रहा है। अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, मैं मन ही मन हंस रहा था, लोगो किस लिए चाहिए भैया आपको? मतलब क्या क्या करोगे उसका? कोई क्या कॉर्पोरेट उस कंपनी लॉन्च लोगो हो रही है क्या? क्या उस लोगो को चुनाव चिन्ह बना करके उस पर चुनाव चिन्ह मतलब लड़ोगे क्या सारे इकट्ठे होकर के? वहां तो पंजा दिखाई देगा, कहीं साइकिल दिखाई देगी, कहीं कहीं लालटेन लालटेन होगी, दिखाई देगी, कहीं धनुष बाण दिखाई देगा, कहीं मशाल दिखाई देगी। हैंडपंप होगा। तो म- मतलब समझ हैंडपंप तो से सनी बाहर देओल की उखाड़ बात। लेगा। इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है और अंतर विरोध इतने ज्यादा हैं और बेलगाम इतने ज्यादा हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। मैं दो उदाहरण आपको और देता हूं इनकी मनमानी की, और ये एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं इसको प्रूव करने की। 28 दल जुटे हुए हैं ना मुंबई में, जी हाँ। 28 दलों की सहमति से ही कोई काम होना चाहिए। भाई सब मिल बैठ करके तय कर लें कि भाई यहां इकट्ठा हुए हैं तो सबकी सहमति से ही कोई काम हो। राहुल गांधी ने 27 दलों की सहमति ली थी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? बिल्कुल नहीं। अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अडानी का वो जो बासी कढ़ी है उसमें फिर से उबाल लाने की कोशिश कर रहे हैं और वही वही रिपीट करने की गलतियां दोहरा रहे हैं, अपनी भद पिटवा रहे हैं, अपनी जेपीसी मजाक मांग उड़वा रहे रहे हैं हैं। अकेले अकेले बैठ के। मैं इसीलिए कह रहा हूं कांग्रेस राहुल गांधी को ही हाईलाइट करना चाहती है, वो ही इस समय नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, ये शो करना चाहती है। तो भाई या तो यही काम कर लो, फिर आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली मत करो ना ये। अगर राहुल गांधी को ही आपको मोदी के खिलाफ एक विकल्प बना करके खड़ा करना है तो फिर ये नाटक नौटंकी क्यों? 27 दलों को क्यों परेशान कर रहे हो? वो इवेंट्स उनको के लिए अपने हाल सोरोस पे से छोड़ पैसे दो। मिलते हैं ना पर इवेंट के। अच्छा, दूसरी घटना, लालू यादव का भाषण सुनिए। सजा याफ्ता आदमी, चारा खा गए, उसमें सजा हो रखी है, हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मिली हुई है, चलो किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, आप बैडमिंटन भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बेंगलुरु में भी दावा कर चुके कि मैं तो एकदम फिट हो गया। अब उधर सीबीआई भी इनके फिट होने की सूचना मिलने के बाद हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब जमानत रद्द करो और इनकी जो बाकी बची हुई सजा है उसके लिए जेल भेजो इनको। लेकिन अहंकार और दंभ, कह रहे हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप एक ऐसा मिशन बनाओ कि नरेंद्र मोदी को सूर्यलोक भेज दो, यानी नरेंद्र मोदी को भस्म कर दो, खत्म कर दो। क्या है ये सब? गड़बड़ हो गई वैसे, इनको सूर्य लोक का अर्थ नहीं पता है। तो ये सारी चीजें संजय जी ये शो करती हैं कि एक्चुअल में आप जितने झटके आपको अब तक लगे हैं उनसे कोई सीख लेने को तैयार नहीं है। मैं बिहार के और लालू यादव के आंकड़े देख रहा था, 2004 में इनको 22 सीटें मिली थी, उसके बाद जो इनकी दुर्गति हुई है, 2009 केवल 4 सीट, 2014 केवल 4 सीट, 2019 शून्य सीट। और कितने भारी, कितने बड़े नेता बनते हैं। इनको सबको यही गलतफहमी है और एक दांव, सिर्फ एक दांव चला नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और चारों खाने चित, इनका एजेंडा भी बदल गया। संजय जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी बुनियादी बात जो कोई मैं चर्चा आपसे नहीं करता। एक मिनट, इससे जी पहले कि आप मैं थोड़ा सा इसको जरा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, और वो ये है कि जो बात कही सूर्य लोक पहुंचाने वाली, तो जी जी सूर्य लोक का जो वास्तविक अर्थ है सनातन परंपरा में, ये तो कांग्रेसी जानते नहीं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। ये तो सूर्य अब्राहमी लोक परंपरा की पहुंचाने का मतलब तो उनको भगवान के दर्जे पर बैठालना है। दूसरी बात ये है कि आप ये क्या कहेंगे, देखिए कि अभी तक का जो बेस्ट, कांग्रेस के हिसाब से
कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से जो उनका बेस्ट सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हुआ है वो ये हुआ है कि वो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ढक्कन कैसे खोलते हैं और नरेंद्र मोदी ढक्कन कैसे खोलते हैं, और वो 8 सेकंड में ढक्कन खोल देते हैं और नरेंद्र मोदी 8 सेकंड में नहीं खोल पाते। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जो बहुत बुनियादी बात ये है कि कन्वेनर और नेता से बड़ा मुद्दा ये है कि वो कौन सा इशू होगा जिसको लेकर के ये इंडिया गठबंधन देश में नरेंद्र मोदी एनडीए बीजेपी के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करेगा। आज 10 साल हो गए, इस देश के किसी भी विद्वान ने, किसी भी इकोसिस्टम के बुद्धिजीवी ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि भारत के आजादी के इतिहास के में 2014 में करीब ये 67 साल के बाद एक नेशनल पार्टी को एक नेशनल पार्टी ने रिप्लेस किया, अपनी सिंगल मेजॉरिटी 2 बार लगातार सरकार बनाई। भारत जैसे इतने डाइवर्स और प्लूरल देश में ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। कांग्रेस जो एक जो है औपनिवेशिक कोख से उपजी हुई पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी 1980 में वजूद में आई, हालांकि जनसंघ 52 से है। तो ये अपने आप में भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी घटना थी। ये राष्ट्रीय पार्टी को 2 बार बहुमत लोकसभा में मिला। इसके ऊपर आज तक कहीं पर भी कोई स्टडी हुई हो, कोई शोध हुआ हो, मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी इज प्रोजेक्टिंग इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट, जिसको विपक्ष कहता है हिंदू राष्ट्र। तो इससे भी ये लोग जो है ये आंखें चार करने की हिम्मत अब तक जुटा नहीं पाए हैं। और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मई 2014 के लोकसभा के अपने पहले भाषण में कहा था 1200 साल की गुलामी। अभी उन्होंने पिछले महीने 15 अगस्त के भाषण में 1000 साल की गुलामी कहा। तो नरेंद्र मोदी जिस कंसर्टेड तरीके से इंडिया में डीकोलोनाइजेशन की कैंपेन को लीड कर रहे हैं और इस दिशा में उन्होंने काम भी किया है। अब जैसे 19 मई 2000 को 2000 रुपए का नोट वापस हुआ, वो नाथूराम गोडसे की बर्थ एनिवर्सरी थी। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वो वीर सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी थी। संसद भवन में संकुल प्रवेश कर गया और जितने हमारे वैदिक प्रतीक हैं पुराने, वो सारे उन सब के म्यूरल पेंटिंग है, मूर्तियां सब वहां रखी हुई हैं। और जो कांग्रेस का जो अब्राहमिक जो उसकी रूट्स हैं, तो दे विल फ्राउन कि ये सेकुलर कंट्री में ये कहां से आ गया। और जो अभी जो प्रगति मैदान को तोड़ करके जो भारत मंडपम बनाया गया है, उसको लेकर के भी सेकुलर और जो हमारे विशेष समुदाय के लोगों ने अंग्रेजी अखबारों में काफी शोर मचाया। तो नरेंद्र मोदी ने, और जैसे आप पहले भी चर्चा हो चुकी है, पंचकरण की बात उन्होंने की थी, तो कंसर्टेड तरीके से वो इंडिया को जिस तरीके से डीकोलोनाइजेशन की कैंपेन को चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, वो 150 बार जा चुके हैं काशी, 150 बार जा चुके हैं वो अयोध्या, और कल वो दतिया गए थे मध्य प्रदेश में। वो जिस भी शहर में जाते हैं मंदिर में जरूर जाते हैं, महीने में 2 बार गोरखपुर जाते हैं और अपने मंदिर में पूजा करते हैं, और वो सारी उसकी फोटो वीडियो सार्वजनिक मंच पे आते हैं। तो अभी तक विपक्ष इसको जो है इस मुद्दे को, ये मुद्दा एग्जिस्ट भी करता है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसके बारे में मैंने अभी तक किसी भी विद्वान के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। और दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स के उन्होंने अपने को जो स्थापित किया है, वो इंडियन पॉलिटिक्स की जो सब आर्टन जो स्ट्रीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उनका एंटी एलिटिज्म है, जो एंटी इंग्लिश कैंपेन है, और वो खुद ओबीसी हैं, और जिस तरीके से वो रन डाउन करते हैं इस एलीट क्लास को, ये खान मार्केट गैंग है, ये लुटियन दिल्ली है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसका भी कोई सार्थक पॉलिटिकल जवाब अभी तक अपोजिशन से नहीं आया है कि हाउ दे प्लान टू काउंटर दिस प्लान ऑफ नरेंद्र मोदी। और इसके चलते देश में एक बहुत ही समझदारी भरी एक हिंदू आइडेंटिटी का वोट बैंक तैयार हो रहा है, और वो नेसेसरली किसी अन्य रिलीजन के खिलाफ नहीं है, वो जातिवाद के भी खिलाफ है, और वो इंडियन आइडेंटिटी, इंडिक आइडेंटिटी के ऊपर उसका अब मानने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो अपोजिशन जो है वही पारंपरिक बातें कर रहा है कि बेरोजगारी है और महंगाई है और चीन ने जमीन कब्जा कर लिया
और हम दो हमारे दो, अडानी अंबानी, बस यही बातें वो कर रहे हैं, स्टॉकिंग ट्रेड। और नेहरू के जमाने में भी कहा जाता था कि ये टाटा बिरला ने इनको खरीद लिया। राजीव गांधी तक जो है अंबानी आ गए थे, अब लोगों ने टाटा बिरला को बाहर कर दिया है, अब अडानी अंबानी हो गए हैं। तो ये जो सब जो चल रहा है इस तो मुझको लगता है कि अपोजिशन के सामने बहुत ज्यादा बड़ा एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है कि वो नरेंद्र मोदी की डीकोलोनाइजेशन कैंपेन को कैसे काउंटर करेगा। और यहाँ तक कि सेकुलरिज्म की बात भी अगर कहें तो ये एक अब्राहमिक क्रिश्चियन आइडिया है। इंडिया ऑलरेडी इतना डाइवर्सिफाइड और इतना प्लूरल कंट्री है कि हमें इस अब्राहमिक क्रिश्चियन आइडिया की जरूरत ही नहीं है। अगर ब्रिटिश क्वीन आपको डिनर पे इनवाइट करती हैं, तो जब तक आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी आकर के आपके भोजन के ऊपर होली वाटर का स्प्रे नहीं करेंगे, तब तक भोजन नहीं शुरू होगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई पंडित जी नहीं आते कि ये कोई वो आके वो कोई गायत्री मंत्र पढ़े या कुछ पढ़े। तो और जैसा आपने खुद लिखा है, आप स्वयं जानकार हैं, धर्म और रिलीजन को एक बना दिया गया। अब पहली बार पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि ये बात भी शुरू हुई कि धर्म धर्म है और रिलीजन मजहब अलग है। तो ये सारी बातें जो हैं 10 सालों में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने या हेमंत बिश्वा शर्मा ने और योगी आदित्यनाथ ने इस कैंपेन को आगे चलाया है सांस्कृतिक लेवल पर, और लोगों के मन पे इसका असर है, अवचेतन पे इसका असर है। अगर उनसे आप पूछिए बहुत लोगों से, वो इतने आर्टिकुलेट नहीं है कि वो उसको पूरी तरीके से अभिव्यक्त कर पाए राजनीतिक सामाजिक भाषा में, लेकिन इसका असर हो रहा है। तो इसको अभी तक अपोजिशन, आपको क्या लगता है इससे क्यों आंख चुरा रहा है नरेंद्र मोदी की इस कैंपेन से? जी, ओंकार जी, जैसा कि बता रहे हैं वीरेंद्र जी कि कोई मुद्दा ये बना नहीं पाए हैं, और जो वास्तव में जनता को उद्वेलित करने वाले मुद्दे हैं उन पर इनको वो उस नब्ज की इनको पहचान नहीं है। तो मुझे याद आता है 1971 में ये सारे इसी तरह से मिले थे और उनका एक ही नारा था कि इंदिरा हटाओ, और इंदिरा ने नारा दिया था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो ये जो 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई इनका एकमात्र मुद्दा है मोदी हटाओ, और उस चक्कर में और जो ये चाहते हैं उसका ठीक उल्टा हो जाए और मोदी पहले से भी अधिक मेजॉरिटी से वापस आ जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये अतिरेक पूर्ण बयान लग सकता है जो मैं दे रहा हूँ। 2014 में देखिए वोट ऑफ परसेंटेज क्या था, 2019 में देखिए वोट ऑफ परसेंटेज क्या था। इंक्रीज हुआ है। आमतौर पर 5 साल की जब सरकार किसी की रह चुकी होती है तो कई तरह के मोहभंग लोगों के होने लगते हैं, कई तरह की शिकायतें होती हैं, एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो जाती है। अगर नेता से ना हो तो नीचे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो उनके मंत्री रहे हैं उनको लेकर के भी हो सकती है। जो राज्य सरकारें आपके अंडर में हैं वहाँ की कुछ ऐसी नाकामियाँ, नाफरमानियाँ, जो वादे पूरे ना किए हों वैसी शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन क्या वजह रही कि 5 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद सीटें कम होने के बजाय बढ़कर के 282 से 303 हो गई, और वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और इस बार तो ये माना जा रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं, और जितने, संजय जी आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जितने ये सर्वे ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कौन कौन सी एजेंसियों के हैं, कौन कौन से मीडिया हाउसेस के हैं, अगर वो भी हिचकते हुए, संकोच करते हुए यहाँ तक किसी तरीके से पहुंच रहे हैं, और अभी तक किसी एक आध को छोड़ करके किसी ने ये कहा नहीं है कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ऐसा दावा किसी ने किया नहीं है अभी तक। तो आप जब वास्तविक आंकड़े आएंगे, वास्तविक नतीजे आएंगे, वोट शेयर जब निकल करके आएगा, मेरा ये दावा है वो 2019 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बार तो इनके दामन में और बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ गई हैं।
और अभी तो आप देखिएगा किस तरह की चीजें पूरे देश में सामने आने वाली हैं और जिनकी विदेशी मीडिया में भी चर्चा होने वाली है। क्योंकि जो मेरी जानकारी है और आपको भी जानकारी होगी निश्चित तौर पर, भगवान राम के मंदिर के कपाट खुलने से 3-3.5 महीने पहले पूरे देश में हर गली मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर गांव में जहां शिवालय है वहां पर विशेष आयोजन शुरू हो चुके होंगे। बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। खुद आरएसएस ने इसकी कमान अपने हाथ में ले ली है। और क्या उस समय वातावरण होगा पूरे देश में, मतलब ये लोग बोल भी नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, इनके हलक से बातें भी नहीं निकल पाएंगी। इस तरह का वातावरण तब तक भारत में निर्मित हो चुका होगा। और जिस तरह की ये अभी उपलब्धि हम देख रहे हैं, यानी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, और जो रोजाना खबरें आ रही हैं कि अब विक्रम ने क्या भेजा है, प्रज्ञान ने क्या भेजा है। अभी कल 11:50 पर सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 जा रहा है, उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। इसके अलावा भी G20 सम्मेलन हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें मोदी और शाह की जोड़ी ने कोई बड़ा धमाका कर दिया जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, केवल कयासबाजी लगती है। कयास लगाते रहो जब तक कि सत्र शुरू ना हो जाए। पर अगर इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं उनकी कोई पुष्टि तो नहीं है, पर लोगों का ये मानना है कि वक्फ पर कुछ आ सकता है। वक्फ बोर्ड पर अगर कोई इन्होंने बड़ा फैसला कर लिया तो ये तो इतना क्रांतिकारी फैसला होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है उनकी तरफ से। यूसीसी का जो बिल है वो कितना तैयार है, अभी तैयार नहीं है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये अगेन एक और ऐसा स्टेप होगा। एक जिसकी चर्चा चल रही है, जिसकी ये जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है इसमें चर्चा नहीं होगी, कि जो आपके ईडी के डायरेक्टर हैं उनके लिए एक विशेष पद का निर्माण किया जा रहा है, सृजन किया जा रहा है, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करके। जिस तरीके से आईबी को और रो को हेड करते हैं एनएस से, जिस तरीके से तीनों सेनाओं को हेड करते हैं सीडीएस, उसी तरीके से अब इन दोनों एजेंसियों को हेड करें। जो सीआईओ एक पद निर्मित किया जा रहा है, क्या उसको कानूनी रूप दिया जाएगा, क्या उसके लिए बिल लाया जाएगा, ताकि पार्लियामेंट में फिर वो चूहा दौड़ शुरू ना हो जाए कि साहब ये असंवैधानिक, वो असंवैधानिक, ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो आईपीसी से लेकर के तमाम दूसरी पहल हुई हैं, क्या उस दिशा में और कोई ठोस परिवर्तन होने जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में विपक्ष सोच भी नहीं रहा है, और मीडिया का तो सोचने का प्रश्न ही खत्म, क्योंकि इनके तो सोचने समझने की ताकत ही एक तरीके से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने छीन ली है। इनको आखिरी समय तक पता नहीं चलता है कि शपथ कौन कौन ग्रहण करने वाला है। इनको ये पता नहीं होता है कि किस राज्य में कौन गवर्नर भेजा जा रहा है। आखिरी टाइम पर जब सूची निकल जाती है और जब वहाँ कुर्सियां लग जाती हैं और वहाँ आकर के लोग बैठना शुरू होते हैं, तब इन लोगों को पता चलता है। तो इनके कई तरह के फ्रस्ट्रेशन हैं, वो निकलते रहेंगे। पर मेरा कहना ये है कि ये जो एक यूनिक जोड़ी है इस समय, नरेंद्र मोदी और शाह की, इनके बस्ते में क्या क्या छिपा हुआ है कोई कुछ कह नहीं सकता है। और ये पूरी तैयारी के साथ हैं। ये अपने ढोल डपड़ी बजाते रहेंगे, कभी पटना में, कभी बेंगलुरु में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, और वो अपना काम कर जाएंगे। ओंकार जी, दो बातें मैं और जोड़ दूं। अभी सितंबर में आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, किसी भी दिन आ सकता है। और इसी महीने ज्ञानवापी
जो मस्जिद में एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट आने वाली है, और रिपोर्ट जो आ रही है वो लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं आ रही है। वो रिपोर्ट के ऊपर फिर आगे कार्रवाई होगी, और उसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ वारशिप एक्ट 91 है, उसके निष्प्रभावी या इंफ्रक्चुअस होने की ठोस कार्रवाई अपने आप शुरू हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और इससे मथुरा के ईदगाह का मामला है, कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, उसको भी बल मिलेगा। और इससे भी जो पॉलिटिकल गर्मी पैदा होने वाली है, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। जी, मैं आपके पास आता हूँ वापस। पहले दर्शकों से अनुरोध कर लूँ कि दर्शक जो हैं वो अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और साथ में सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें और तत्पश्चात वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और हमें आर्थिक सहयोग भी करते रहें। जो बात हो रही है स्पेशल सेशन की, उस पर मैं कुछ बातें जो है वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो मैं आपको कह सकता हूँ कि एक मेरे जो लीगल एनालिसिस है उसके बेसिस पर कह सकता हूँ मैं, और 100% इस पर मैं कह सकता हूँ, 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। कम से कम 2 चीज़ें तो स्पेशल सेशन में नहीं हो सकती। और एक चीज़ जिसकी बात की जाती है कि साहब की ये इलेक्शन जल्दी करेंगे, तो पहली बात कि उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। सब जानते हैं कि कैबिनेट जो है वो निर्णय लेके और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए उसके लिए स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं। बाकी बात हो रही है यूसीसी की। यूसीसी को मुझे निश्चित सूचना है कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और उसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। उसका प्रमाण ये है कि लॉ कमीशन के पास 80 लाख से अधिक रिस्पॉन्सेज आए हैं और वे एजेंसी मांग रहे हैं उसका विश्लेषण करने के लिए सरकार से, सरकार उनको दे नहीं रही। और पहले भी आपको ध्यान होगा कि उन्होंने 15 दिन समय बढ़ाया था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय बढ़ाने से पहले ही उनके पास 45 लाख आ चुके थे रिस्पॉन्सेस। फिर उससे भी बड़ी जो इसकी एविडेंस है मैं आपको बता दूं, वो ये है कि रंजना देसाई जी ने उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट था उसको फाइनल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कह दिया था कि ये फाइनल हो गया है और हमें इसको केवल इसे प्रिंट करा के और हमें देना है उत्तराखंड सरकार को। इस बात को 1.5 महीने हो गए। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में हम दे देंगे। तो इसलिए यूसीसी इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। उसके ऊपर जो बेसिक एक्सरसाइज होनी है, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट जानी है, वो ही नहीं हुई है। तो अभी यूसीसी तो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात जो कही जाती है कि साहब के एक देश एक चुनाव, इसकी बात हो रही है, वो हो नहीं सकता। उसके लिए आप नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि संसदीय प्रजातंत्र में आप एक दिन या एक समय कैसे नियत कर सकते हैं, जबकि संसदीय प्रजातंत्र में आपके संविधान में प्रावधान यह है कि कोई भी सरकार तब तक कार्य करेगी जब तक उस पर निर्वाचित सदन का विश्वास उसमें होगा। निर्वाचित सदन का विश्वास समाप्त होते ही उसको इस्तीफा देना होगा। और यदि दूसरी सरकार नहीं बन सकती है तो चुनाव होंगे। ऐसा कितनी बार हुआ है आपने देखा है। 1998 में जब अटल बिहारी जी थे, सरकार उनकी जब चली गई थी और दूसरी सरकार नहीं बन पाई थी, 1 साल के भीतर चुनाव करवाने पड़े थे ना। इस स्थिति को आप कैसे पलट सकते हैं? उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि संसदीय प्रजातंत्र में तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए आपको दूसरा संविधान चाहिए। इसलिए ये भी रूल्ड आउट है। ये 2 चीज़ें जो है आप भूल जाएँ, ये हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद क्या हो सकता है वीरेंद्र जी, अब आप बताइए। सर केवल जो है, ये मेरा मानना है कि जो इनकी बैठक बंबई में थी और ये उसका प्लान भी था, और केवल सरकार वही होती है मजबूत जो परसेप्शन को, जो नैरेटिव को कंट्रोल करती है। उस लिहाज से ये इनका जो तीर था वो बैठा है निशाने पे।
आज की मुंबई की बैठक का सारा जो उनका डिलिब्रेशन था वो एकदम एजेंडा से गड़बड़ा गया था और उनको समझ ही नहीं आ रहा है। और वहां ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनकी प्राइम चिंता स्टेट असेंबली है, पार्लियामेंट थोड़ी है। वहां पे पार्लियामेंट की चिंता करने वाली केवल एक पार्टी है, कांग्रेस, या थोड़ा बहुत सीपीएम है। बाकी सारी पार्टियां तो वहां पे 2 MP 4 MP 5 MP वाली पार्टी है और उनकी प्राइम कंसर्न तो स्टेट असेंबली है। और जैसा आपने कहा, इस काम ये संवैधानिक रूप से भी संभव ही नहीं है, और यदि संविधान अमेंड करके इसको किया भी जा सकता है तो इसके लिए समय नहीं बचा है इस समय। और अभी आपने 3 जो बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पड़े हैं और ये अभी जो स्पेशल सेशन हो रहा है लॉ कमीशन को भी भेज दिए गए हैं। इन बिलों को भी जो है कमेटी को लगेगा 2-3 महीना, और ये आएंगे जो आपका बजट सेशन होगा जनवरी फरवरी में, उसके पहले ये पार्लियामेंट में दोबारा पेश नहीं हो सकते। हालांकि बिरलाल जो हमारे यूपी के पुराने डीजीपी साहब उस कमेटी के चेयरमैन हैं और वो काफी परिश्रम कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, और जो मुझको खबरें मिल रही वकीलों से, अभी ये बात वकीलों में सिंक इन नहीं हुई है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन उनके पेशे पे क्या होने वाला है, और वकीलों में इसको लेके थोड़ा सा रोष है। जिस तरीके से अब तक वो कोर्ट को मैनिपुलेट करते थे, एडजमेंट करते थे, तमाम चीजें थी पुरानी, वो सब इसमें जो लोग लॉ को गेम करते थे वो चीजें खत्म होने जा रही हैं इसमें। और एक जो प्रोविजन और जो है जिसकी चर्चा हो रही है कि जुडिशियल रिमांड कैन बी एज लॉन्ग एज 90 डेज। तो ये सब जो चीजें हैं उसको लेकर के अभी वकीलों में भी इसका जो पूरा जो विजडम अभी नहीं आया है, तो मुझे लगता नहीं कि ये भी आ पाएगा अभी अगले फरवरी के पहले। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूसीसी तो ठंडे बस्ते में गया। जी, तो अब हम पूछते हैं ओंकार जी से, फिर क्या? मोदी सरकार के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। मैं एक बात आपको सुझाव दूं क्या? मेरा तो मानना है कि ये 5 दिन जो है वो बुला के और उनको कहा जाएगा कि भाई देखिए, हमने इस पार्लियामेंट को बनाने में बड़ी मेहनत की है, अलग अलग उसमें गैलरीज बनी हैं, उसमें बहुत सारे विद्वान लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कपिल कपूर जी जैसे, प्रोफेसर भरत गुप्त जी जैसे, ये सब लोगों ने मिलके उसमें बहुत सारी गैलरीज बनाई हैं। तो वो कहेंगे कि भाई हम आपको एक एक दिन एक एक गैलरी दिखाएंगे, इसका परिचय देंगे, इसके लिए हमने ये सेशन बुलाया है। नहीं, ये तो खैर नहीं होगा, ये तो आप तय मानिए कि कुछ ना कुछ संजय जी, तो मेरा उनके... अभी ये मानना है कि अगले चुनाव में अपोजिशन के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही बनने वाला है कि मुद्दा क्या है मोदी के खिलाफ। ये 1989 से मोदी ही मुद्दा है और मुद्दा ही मोदी है। हाँ, 2014-25 साल में क्षेत्रीय पार्टियों का स्वर्णिम काल था। सब जो है सब सौदेबाजी करते थे। 98 में ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री थी, अटल जी ने लैंडलाइन टेलीफोन कॉल में 15 पैसे बढ़ाया था। ममता बनर्जी ने इतना बवाल काटा कि उनको वापस लेना पड़ा। तो इन लोगों ने, और रामविलास, और आपको याद होगा रामविलास पासवान रेल मंत्री, नीतीश कुमार रेल मंत्री, लालू यादव रेल मंत्री, ममता बनर्जी रेल मंत्री, दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री। बिहार बंगाल के नेताओं को रेल विभाग ही चाहिए होता है हमेशा। तो इस तरह की जो लोगों ने पॉलिटिक्स की है, इन लोगों ने तो रेलवे का भट्टा ही बैठा दिया ना इन लोगों ने। तो अब जाकर समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है और ये बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। तो लोकतंत्र के घातक एलिमेंट को समाजवादी पार्टी हटाने जा रही है, हालांकि उसके 3 ही MP हैं इस समय। तो ये बताएं ओंकार जी। जी, जो संसदीय क्षेत्रों का जो विमेंस रिजर्वेशन बिल था वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होके पास हो गया था। तो चूंकि वो राज्यसभा से पास हो चुका है तो राज्यसभा वाला बिल लैप्स नहीं होता है। तो वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है क्या? हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की अस्मत को लेकर के, जो मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुआ उसको लेकर के पूरा मानसून सत्र पी गए ना ये लोग। और उसके बाद अगर
प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की 2 करोड़ महिलाओं को तैयार करेंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे ड्रोन उड़ाने की, तो वो भी एक तरीके से यही शो करने वाली बात थी कि महिलाओं की चिंता हम ज़्यादा करते हैं, आप लोगों ने कभी की नहीं है। तीसरी घटना, जो इसरो के केंद्र गए तो अलग से महिला वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, उनके साथ थोड़ा-सा बातचीत करना, उनके साथ बैठ कर के एक फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी देना उन सब महिला वैज्ञानिकों को, ये सब संदेश और संकेत हैं उनकी तरफ से, बड़े जो वो प्रभावी हैं। अपने ही तरीके से समय आने पर विपक्ष को भी और देश को भी दे देते हैं, बता देते हैं कि हमारी प्रायोरिटी में कैसे कौन कहाँ है। तो आपकी जो बात है, ये मैं सीरियसली ही ले रहा हूँ। बहुत संभव है महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, उस पर चर्चा कराई जाए लोकसभा में। इंट्रोड्यूस होके पास हो चुका है, उसको इंट्रोड्यूस तो केवल अब लोकसभा में करना है। हाँ, लोकसभा में यदि कोई लोकसभा। अमेंडमेंट करते हैं तो वापस राज्यसभा जाएगा। हाँ, मैं लोकसभा की ही बात कर रहा हूँ, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा, कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके उस पर चर्चा कराई जाए, उसको पारित कर दिया जाए, कानून बनाने की दिशा में अग्रसर हो जाया जाए। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बहुत सवाल बड़ा तो झटका फिर होगा, क्योंकि बीजेपी के तो सारे लोग जो हैं वो तो फेसलेस हो गए हैं, वो तो मोदी के नाम पे ही चुनाव जीतते हैं। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई महिला हो या कोई पुरुष हो या कोई स्थापित व्यक्ति हो या ना हो, उससे कोई अंतर तो पड़ता नहीं, कांग्रेस जी, को जी। और बाकी लोगों को पड़ता है। बाकी जो और तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि क्या पश्चिम बंगाल को 3 भागों में बांटा जाएगा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कयासबाजी है। ये तो इसके जो चंडू खाने की खबरें हैं। हाँ, इसके जो खतरे ये सब हैं बहुत उसके पहले भी बारे आ में चुकी है। ये आपका जो आपका सीमांचल प्रांत है बिहार का, उसको भी उसमें शामिल करने की बात थी। तो ये खबरें कई साल से चल रही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब ऐसी चीजें हैं जो बस छापने के लिए या प्रसारित करने के लिए या अटकलबाजी के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है और ये व्यावहारिक भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, पीओजे को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी। ये उसके लिए सारी ऐसी सेशन की चीजें हैं, आवश्यकता नहीं, उसके लिए सेशन की आवश्यकता ये सारी चीजें ऐसी हैं, उसके लिए विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। वो एक गोपनीय मीटिंग होगी, वॉर रूम में होगी, उसका कर लिया जाएगा, सेनाओं को बता दिया जाएगा आपको कब क्या करना है, कितनी शक्ति का प्रयोग करना है, कौन लीड करेगा, और वो काम हो जाएगा। तो उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सारी चीजों पर हम गौर करने के बाद कहीं अपनी सुई को रोकें तो वो महिला आरक्षण हो सकता है, संजय जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल यही लगता है सबसे अधिक प्रोबेबल। और बाकी जो आज की जो मीटिंग हुई है, तो चलते-चलते वीरेंद्र जी आप ये बताएँ कि उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ क्या सुगबुगाहट है? यहाँ किस तरह सुगबुगाहट का ये किस तरह का मेल हो सकता है या नहीं हो सकता है? यहाँ पे इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी सीट पे उपचुनाव चल रहा है। जी। और 8 तारीख को वहाँ पोलिंग है। और दारा सिंह चौहान 2017 में बीजेपी में आए थे बीएसपी से, और वो बीजेपी के टिकट पे चुने गए थे। और वो जनवरी 2022 के चुनाव के पहले वो फिर वापस समाजवादी पार्टी में चले गए। उन्होंने अभी जुलाई में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर टिकट उनको मिल गया बीजेपी से, और वो वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा पीडीए जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है, बीजेपी को धूल चटाएगा। लेकिन अब उनकी छवि ये बन गई है, जो समाजवादी पार्टी के साण वाले भैया। योगी जी ने असेंबली में कहा भी
कि भाई शिवपाल जी आपने भतीजे को कुछ सिखाया नहीं, ये सार नहीं, हम लोग को नंदी कह के, हमको नंदी मानते हैं, पूजा करते हैं, आपने को संस्कार देने चाहिए थे। तो शिवपाल जी ने कहा कि उसका मौका ही कहाँ मिला, ये पढ़े सैनिक स्कूल में राजस्थान के, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर आते मुख्यमंत्री बन गए, तो इनको हम कब पढ़ाते। शिवपाल जी ने कहा ये बात असेंबली में। तो ये तो बहुत तेज आदमी है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी की साख इसलिए दांव पे लगी है कि वो ये कह रही है कि ये इंडिया कैंडिडेट है हमारा सुधाकर सिंह घोसी से। और जो नए अभी अध्यक्ष कांग्रेस के आए अजय राय, वाराणसी के हैं, जो एक बार इलेक्शन लड़ चुके हैं पार्लियामेंट का भी, और वो एक समय बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, और 2014 में वो बीजेपी का टिकट मांग रहे थे वाराणसी से, उनको नहीं मिला, तो वो पार्टी छोड़ गए। तो ये स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वो कुछ भी ना करें तो 20% वोट तो उनको मिलना ही मिलना है, मुस्लिम्स का और यादवों का और कुछ ऐसी पार्टियों का जो बीजेपी को वोट नहीं देती हैं। बाकी अभी कोई कंटेस्ट के कोई यहाँ पे जो है हालात नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, एक फर्क ये आया है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति बहुत उत्सुकता है, और कांग्रेस को बेहतर वोट जा सकता है मुसलमानों का इस बार। और वो अब समाजवादी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इनमें अगर मेल होगा तो बंटवारा क्या होगा सीटों का? बंटवारा क्या है, समाजवादी पार्टी 2-4 से ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं देने वाली है, चाहे जो हो जाए। और कांग्रेस से 2017 की असेंबली चुनाव में वो अलायंस करके देख चुकी है। 125 सीटें इन्होंने कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस को सीटें मिली थी 7 और समाजवादी पार्टी को मिली थी 47। तो वो डिजास्टर वो देख चुके हैं। समाजवादी बस एक अमेठी, एक रायबरेली या एक आध सीट कोई और अजय राय की वजह से दे दें तो समाजवादी। और फिर आरएलडी का एक बड़ा अजीब ही क्लेम है, उनका कहना है कि हमारा समाजवादी पार्टी से अलायंस था, लेकिन अब हम दोनों इंडिया में हैं और हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं, हमारा समाजवादी पार्टी से अलग से अलायंस नहीं है, हम इंडिया में सपा और हम पार्टनर हैं। और वो 15 सीटें मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जबकि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इनके लिए 3 से अधिक सीटें नहीं छोड़ने वाली है। मुजफ्फरनगर और कैराना और बागपत, या चौथी बसरा हो सकती है, चौधरी साहब तो उसी इलाके में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अभी कैराना नहीं, मेरा जो घर है वो मुजफ्फरनगर सीट में है। मैं मेरठ में हूँ, लेकिन ये जो सरदाना सीट है ये मुजफ्फरनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कुल मिलाकर से अभी जो है यहाँ पे बेटर लाइंस बिल्कुल ड्रॉ नहीं हुई है, और आज की तारीख में माहौल बिल्कुल एक तरफा है उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले 8 महीने से पहले रामायण के ऊपर जो है विवादास्पद टिप्पणी करना, फिर रामायण के पन्ने जलाना, अब मौर्य जी स्वयं साहब मौर्य कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, वो रोज एक न एक आक्रामक बहुत ही भड़काऊ भाषा में बयान दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बड़ी परिश्रम कर रही है कि 1990 में मंडल लागू होने के बाद जो जातीय उन्माद यूपी में, बिहार में, देश में देखा गया था, उस उन्माद को रिक्रिएट किया जाए। और उनको ये पूरा भरोसा है कि बीजेपी के हिंदुत्व के कार्ड का मुकाबला जाति उन्माद ही कर सकता है। इसीलिए रामायण के ऊपर हमला, जाति जनगणना की बात करना, और फिर जो है पीडीए की बात करना। तो ये 3 मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चल रही है। हालांकि बीच बीच में वो नैमिषारण्य भी पहुंच जाती है, वहां जाके बताती है कि हम तो सुर है और बीजेपी असुर है। तो समझ में नहीं आता कि ये किधर जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का मामला तो ये है, वो जाति के ऊपर ही उनका सारा दारोमदार है चुनाव में। और बहुजन समाज पार्टी से उनको लेकर के राम गोपाल कल बम्बई में बहुत भड़क गए थे कि उनके बारे में क्या सवाल आप कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी तो अपना अलग लड़ने जा रही है, तो तय है, आपको मालूम ही है। राजस्थान भी लड़ने जा रही है असेंबली का। तो आज की तारीख में बेटर लाइंस में बीजेपी जो दावा है कि 80 सीटें हम पाएंगे, तो उनके दावे में मुझे बहुत दम दिखता है। जी, तो अंत में ओंकार जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क, और फिर हम दर्शकों के प्रश्नों पर चलेंगे। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हुआ जब वीरेंद्र जी ने कहा कि 2-4 सीट, 2 तो सबको पता है, रायबरेली, अमेठी, फिर 3 और 4, ये तीसरी और चौथी कहाँ से निकाल करके देखेंगे। अरे प्रतापगढ़ दे सकते हैं, या कोई सीट जौनपुर दे सकते हैं अजय राय के चलते, या फ्रेंडली फाइट भी होती है यूपी में।
बहुत बहुत बुरा हाल है वीरेंद्र जी। आप तो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल हार्ट ऑफ यूपी में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं। आरएलडी किसके साथ जाएगी फाइनली, बीजेपी के साथ या फिर आरएलडी का साफ कहना है हमारा, हम तो बराबर के पार्टनर हैं इंडिया में सपा से, हम लोग कोई उससे वाला अलग से अलायंस तो है नहीं। देखिए, आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अलायंस इतना आसान नहीं है संजय नहीं जी। है। देखिए, दोनों सीटें जो वो मांग रहे हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें हैं। मुजफ्फरनगर वो में तो नहीं मिलेगी, मथुरा मिल सकती है, एक सीट मिलेगी। 1+1 का फॉर्मूला सुना चल रहा था। मथुरा भी जीती हुई है, हेमा मालिनी की जीती हुई है। 2 हाँ, बार लेकिन लगातार हेमा मालिनी जीती है, शायद लड़ने की इच्छुक नहीं है, ऐसा बताया जाता है। अब की बार नहीं लड़ेंगी। हाँ, तो वो हो सकता है कुछ और सीटें ऑफर की जाएं, लेकिन जयंत किसी भी सूरत में बागपत नहीं छोड़ेंगे, मुजफ्फरनगर नहीं छोड़ेंगे। और वो चाहेंगे कि जहां से उनके पिताजी लड़े और हारे, वो सीट वो लड़ें। अपनी पत्नी को लड़ाने की तैयारी है, जो मेरी हाँ, तो सूचना फिर है। से लड़े, फिर से हारे, यही चाहते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे लगता नहीं है कि इनको विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में जरूर खतौली और दूसरी जगहों पर कुछ कामयाबी मिली है। 8-9 सीटें अब इनकी विधानसभा में हो गई हैं, पर लोकसभा में इनको कोई क्यों वोट दे। और जाट भी चूंकि बट जाते हैं उस समय, दोनों ही सीटों पर मुजफ्फरनगर में भी संजीव बालियान जाट को ही उतारा गया, बागपत में भी डॉक्टर सत्यपाल सिंह जाट ही हैं, बड़ौत इलाके के हैं, मुंबई के और पुणे के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, डेड ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते हैं, अच्छे व्यक्ति। और एक और तथ्य बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा, अजीत सिंह जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार में शायद उद्योग मंत्री थे, हाँ, उद्योग मंत्री थे। तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह उनके पीएस हुआ करते थे। तो उनके पीएस ने ही आगे जाकर के फिर अजीत सिंह को हराया, फिर उनके बेटे को हराया। तो ये राजनीति के दिलचस्प प्रसंग हैं, कभी कभी इनके बारे में भी दर्शकों को बताया जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी जयंत को लेकर के कोई बहुत सीरियस होगी। हाँ, अगर ये खुद इंटरेस्ट दिखाएं और जिद ना पकड़ें, तो हो सकता है आगे के लिए संजय जी, एक एक बात और भी बेहतर। है, बीजेपी ने ये कहा है जयंत चौधरी से कि जाटों से से बात करने के लिए हमें मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। यदि आपको आना है तो आप पार्टी विलय करिए, हमारे पास जाट नेता बहुत है राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तो हमें मिडिलमैन के रूप में आपकी जरूरत नहीं है। तो और हम एक अलग जाट एंटिटी अपने से बाहर क्यों खड़ी करेंगे आपसे अलायंस करके। अगर आपको आना है तो हमसे मर्ज कीजिए। तो मर्जर के लिए जयंत चौधरी तैयार नहीं हो रहे हैं, ये मामला यहाँ पे अटका हुआ है। नहीं, सत्यपाल मलिक भले ही बयानबाजी करते रहे, बकवास करते रहे, पर उन्होंने तो एक जाट को ही उपराष्ट्रपति बना दिया ना। हाँ, तो और जहां क्या, तक मैसेज देने की, भेजने की बात होती है, तो वो तो मैसेज तो हाँ, भेज दिया उन्होंने। भेज दिया। तो अब वो अलग से जयंत चौधरी को क्यों एक 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 इंडिपेंडेंट जाट एंटिटी के रूप में वो क्यों बीजेपी उनको ताकत देगी, उससे क्या लाभ है बीजेपी का। सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आप दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं अंत में। दर्शकों के प्रश्न, सौरभ गुप्ता जी धन्यवाद। निमिष दुबे जी कह रहे हैं, हाउ मेनी अप्रॉक्सीमेटली सीट्स डज बीजेपी गोइंग टू विन, एंड इफ द इंडिया अलायंस कॉन्टेस्ट विद वन सिंबल एज अ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड इंडिया, वो पॉसिबल नहीं है, लीगली नॉट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल एंड दे विल विन बिकॉज दे हैव 49% वोट शेयर्स। सब बटा हुआ वोट शेयर है, वो एक जगह कोई कंसोलिडेटेड नहीं है। एंड एनआरसी विल आल्सो बी हैपन इन स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, उसके लिए भी पार्लियामेंट सेशन की आवश्यकता नहीं है। एनआरसी में केवल रूल्स फ्रेम होना बाकी, बिल तो पास हो ही चुका है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, जेबीजेपी, जम्मू को कश्मीर से अलग कर स्टेट बनाना सत्र में हो। लगता है आप 370 की डिबेट नहीं सुन रहे हैं, उस पर सरकार ने पूरा का पूरा जो रोड मैप है वो दे दिया है, और उसमें जो आप ये कह रहे हैं वो नहीं है अभी तक। नेक्स्ट, जेबीजेपी, भत्ता पास होगा मता क्या, मोदी मोर ब्यूटीफुल देन, ये तो ऐसे ही लूज कमेंट है। रैशनल ऑपरेटर,
Women reservation is a massive mistake. Let women come on merit and take 100% seats. Let's not instill culture or divides. ओंकार जी, क्या टिप्पणी आपकी इस पर? नहीं, ऐसी टिप्पणियां करने वाले, ऐसा मत रखने वाले, राय रखने वाले तो बहुत लोग हैं। वो एक बहुत आदर्श सिचुएशन की बात कर रहे हैं। फिर तो रिजर्वेशन सबके लिए खत्म होना चाहिए ना। महिलाओं की ही बात जब चलती है तो तभी इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं, इस तरह के सवाल क्यों किए जाते हैं। फिर तो जो 27% रिजर्वेशन है वो भी खत्म करो, फिर जो 15-17% है वो भी खत्म करो। अलग अलग राज्यों में जो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे दिए गए हैं वो भी खत्म करो, सबके खत्म करो, सब मेरिट पर आए फिर। जी नेक्स्ट, राजेश शर्मा सर, क्या ये हो सकता है 8th पे कमीशन पर कुछ फैसला कर सकते हैं? वो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, इसी के साथ इस आज के प्रश्न भी समाप्त होते हैं। कार्यक्रम भी यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कि जो हमारा 2023 का जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट है 2023, उसके रजिस्ट्रेशंस अब ओपन हो गए हैं। आप जाकर उसका लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।